स्टार्ट करते हैं। ये जी क्वेश्चन नंबर है 10 और कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग एट अ स्पीड ऑफ u अलोंग अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। और कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग एट अ स्पीड u अलोंग फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस कोलाइड्स हेड ऑन विद अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4m। हेड ऑन कोलिजन हो गई है और जिसका मास 4m है और ये बिफोर द कोलिजन का केस दिखा रहे हैं हमें। आफ्टर द कोलिजन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m रिबाउंड्स along the its initial path with 1/4 of its initial kinetic energy before collision. What is the speed of the object of mass 4m after the collision? Okay. अब ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इसमें ना हमें दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक तो हमें इस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना होगा और दूसरा हमें इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा जी, इसके अलावा हमें इस पर काइनेटिक एनर्जी का भी कुछ काम इस पर करना है। ठीक है जी, तो आ जाए जी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लेते हैं। वो है m1u1 प्लस m2u2 इज़ इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। इसमें मोमेंटम जो दूसरा है का है वो तो ज़ीरो है, जबकि इसका मास m है, स्पीड u है। और आफ्टर द कोलिजन the object of mass m rebounds along its initial path with 1/4 of its initial kinetic energy। तो इधर से हमें उसकी वेलोसिटी मालूम हो सकती है, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये इक्वेशन हमारी ये बन सकती है। ये वाला जो सेंटेंस है कि कोलिजन के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/4 रहेगी है इनिशियल का। तो ये यहाँ से जी मैं कर लेती हूँ 1/2 mu थी स्पीड, 1/4 काइनेटिक एनर्जी उसके स्पीड यानी उसके बाद रिबाउंड होने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल का ये ऐसे रह गई। तो मैं यानी काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है दैट इज़, बल्कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि मैं यूँ लिखूँ, ठहर जाएँ, मैं लिखूँगी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज़ इक्वल टू 1/4 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है जी, ये है सीन। तो 1/4 टाइम्स 1/2 mu स्क्वायर, जबकि ये आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। ये फाइनल है आपकी, ठीक है जी, और ये इनिशियल है। तो ये हम यहाँ से जी कैंसिलेशन और सब चीज़ें कर लेते हैं। 1/2 कैंसिल हो गया, इधर से मास कैंसिल हो गया। v स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/4 u स्क्वायर और आपका v आ गया जी 1/2 u। तो ये जी फाइनल वेलोसिटी आ गई m इंटू 1/2 u प्लस इसका मास 4m था और वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन वो हमने मालूम करनी है इसकी। ठीक है जी, किसकी भला, 4m वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन ये मालूम करनी थी। लेट्स से कि इसको v प्राइम कह लेते हैं क्योंकि पहले हमने इसको v कहा हुआ है। किसको भला, ये m वाले को। ये जो सब काम हो रहा है ये m वाले के लिए है। तो इसकी वेलोसिटी अगर मैंने v कही भी है तो दूसरे की वेलोसिटी को v प्राइम कह देते हैं। तो चलें जी इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। ये आ गया, एक सेकेंड, ये आ गया जी mu इज़ इक्वल टू mu/2 प्लस 4mv प्राइम। इधर से m पूरी इक्वेशन में से कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा u इज़ इक्वल टू u/2 प्लस 4v प्राइम। u माइनस u/2 इज़ इक्वल टू 4v प्राइम और u में से u/2 माइनस कर दें तो u/2 बचेगा इज़ इक्वल टू 4v प्राइम। यहाँ से जी v प्राइम आपके आ जाएगा u डिवाइडेड बाय 8। तो u/8 यानी a पार्ट आ गया जी। समझ आ गई सब बच्चों को? मैम ये जो आपने 1/2 u लिया ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने रिबाउंड किया है। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई मुझे। यस, ये मैंने तो गलती कर दी है बहुत बड़ी। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये तो रिबाउंड हुआ है तो ये नेगेटिव साइन के साथ आना चाहिए था सारा और उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो u में u/2 ऐड करेंगे तो ये बनेगा
थ्री यू बाई टू है ना, तो ये 3u/2 बनेगा, तो ये तो बी पार्ट फिर बनता है। यस, आप ठीक कह रहे हैं। थैंक यू जी, बहुत अच्छा किया आपने आज ये बात मुझे बता के, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं जी। कह रहा है कि एक मिनट कहता है अ फोर्स F is applied at an angle 45 to a door handle at a distance D from the pivot of the handle as shown। 45 के एंगल पे जी एक फोर्स लग रही है और डिस्टेंस D से, पिवट का फासला डिस्टेंस D पे है। व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पिवट। रूल आपने पढ़ा हुआ है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पिवट के दरमियान का डिस्टेंस लिया जाता है एज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है जी, वो फार्मूला है ना टॉर्क का या मोमेंट का, फार्मूला कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दिस इज़ योर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ये पिवट है, इसके साथ 90 डिग्री वाला डिस्टेंस बेटा हम लेंगे। तो उस हिसाब से मुझे जो मेरा मसला है वो ये है कि मैं ये इसको किसी तरह निकाल लूँ, और ये बहुत इजीली निकल आएगा, क्योंकि मैं क्या करूँगी जी, ये वाली ट्रायंगल कंसिडर कर लूँगी, जिसको ये मैं ग्रीन कलर से शेड कर रही हूँ। इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हुए एंगल अगर ये वाला 45 है तो ये वाला भी 45 होगा। उस हिसाब से इसको आप बेस समझ लें, नहीं बल्कि इसको मैम फोर्स को डिकम्पोज कर लें। बिल्कुल आप वो भी कर सकते हैं बेटा, फोर्स को डिकम्पोज कर लें, वो भी ठीक है। मैं दोनों तरीक़ों से करवा देती हूँ, ठीक है जी, वो फोर्स वाले मेथड से भी करवाती हूँ। ये आपकी बेस बन रही है, ठीक है, ये बेस है और ये वाला परपेंडिकुलर है और ये वाला हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मुझे पता है डी, और परपेंडिकुलर मुझे मालूम करना है, तो मैं फार्मूला लगाऊंगी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू डी साइन थीटा। यहाँ से आप फोर्स निकाल लोगे एफ इंटू डी साइन थीटा। ओके, साइन 45 है यहाँ पे, और आई होप कि वो एंगल उसके इस टर्म में लिखा जाता है साइन 45। आप देख लें, वो मेरा ख्याल है कि पता नहीं 1/√2 बनता है, या ये आपको पता होगा, ज़रा बताइएगा कैलकुलेटर से। साइन 45 मैम यही बनता है 1/√2। जी मैम। चलें जी, ठीक है, तो फिर इस हिसाब से ए पार्ट है। अब जी मैं इसको फोर्सेस वाले कॉन्सेप्ट से करवा देती हूँ। फोर्सेस वाला भी बहुत ही अच्छा मेथड है जो कि काफ़ी जगहों पे हमारे यूज़ होता है। तो आएँ जी उस तरीके से करते हैं। इसमें डिकम्पोज करेंगे फोर्स को, तो एक कंपोनेंट बनेगा, अगर ये एंगल भी 45 है तो ये आ जाएगा एफ कॉज ऑफ 45। मैंने आपको तरीका बताया था कि हमेशा टेल पे डिकम्पोज करें। जब मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट हो, मोमेंट वाला टेस्ट हो, उसमें आप टेल पे डिकम्पोज करें, तो ये बेटा आ जाएगा एफ साइन ऑफ 45। वरना इसको यहाँ बनना चाहिए था हेड टू टेल के हिसाब से ना, ये मैं एफ साइन 45 इधर होना चाहिए था, बट मैंने उसको टेल पे बनाया है वेक्टर के, ताकि जो है ना मुझे आसानी हो टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट को लगाने में। तो टॉर्क के हिसाब से यही फार्मूला है जी, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा जी, पिवट से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे मेरी जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो एफ साइन 45 है। एफ कॉस 45 चूँकि पिवट में से पास कर रहा है, इसलिए ये वाला कोई रोल प्ले नहीं करेगा टर्निंग इफेक्ट लाने में, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है डी 0 हो जाएगा। तो ये कोई टॉर्क नहीं बनाएगा, इसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं बनेगा बेटे। इसकी वजह से बनेगा तो दिस इज़ योर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये आपकी पिवट बैठी हुई है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो डी पिवट से ये वाला बनता है 90 डिग्री वाला बच्चे। तो ये डी ही डायरेक्ट ही आ जाना है, तो ये आ जाएगा एफ साइन 45 मल्टीप्लाइड बाय डी, डायरेक्ट आ गया हमारा, फिर वही आंसर आया ए पार्ट। ठीक है जी, आगे आ जाए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैम जी मैम साइन 45 की वैल्यू √2/2 आ रही है। बहुत अच्छा, आपने मुझे थैंक यू। √2/2 आ रही है, मैं आपको बताती हूँ जी। अच्छा मैम ये 1/√2 के इक्वल ही होता है। जी बिल्कुल, ये ठीक कह रही हैं तैयबा कि ये 1/√2 के इक्वल कैसे होता है जी। मैं ज़रा बता दूँ इन सब बच्चों को, ये ज़रा देखें, मैं 2 को बेटा अगर √2 इंटू √2 लिख दूँ तो कोई हर्ज तो नहीं है ना, इसकी जगह पे मैं ये लिख रही हूँ।
तो यहाँ से देखें फिर एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो वो आंसर 1/√2 ही आएगा, ठीक है। ओके मैम। ये बड़ी प्यारी बात थी जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, और इसमें वो कह रहा है कि अ कपल कंसिस्ट ऑफ टू फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ दैट एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन सेम प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज इज डी, व्हाट इज द टॉर्क ऑफ अ कपल। वो टॉर्क ऑफ अ कपल का फार्मूला होता है जी प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द टू फोर्सेज एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज। ये जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बन रहा है, ये देखें डी वाला, तो ये एफ इंटू डी हो जाएगा सीधा। क्या था जी, टॉर्क ऑफ अ कपल प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द टू फोर्सेस, यानी दोनों फोर्सेस में से कोई एक और उन दोनों फोर्सेस के दरमियान वाला फासला। तो ये जी सी पार्ट आ गया। क्वेश्चन 13 में कह रहा है द डायग्राम शोज एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉल बाय अ हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो। ठीक है जी, कह रहा है कि जी एयर फ्लो की वजह से एक फोर्स लग रही है इस साइड पे। कहता है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द बॉल फ्रॉम द एयर फ्लो। तो ये वाली फोर्स मालूम करनी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग ऐसे है, टेंशन को डिकम्पोज भी कर लेंगे हम, ठीक है। टेंशन को डिकम्पोज कैसे करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि ये एंगल ले लेंगे, ऑल्टरनेट एंगल है ना, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये आ गई जी टी, ये आ गया टी साइन 30, सॉरी ये टी कॉस 30, और दूसरे वाला जो आ गया ये टी साइन 30, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि फोर्स ड्यू टू एयर फ्लो जो है वो इक्वल है टी साइन 30 के, और वेट जो है वो इक्वल है टी कॉस 30 के। यहाँ से पहले आप टी की वैल्यू निकाल लें, यानी डब्ल्यू ओवर कॉस 30, तो डब्ल्यू आपका क्या बन रहा था जी, वेट आ रहा था 0.15 ओवर कॉस ऑफ 30, ये आंसर निकलेगा, और ये इधर पुट होगा तो फोर्स ड्यू टू एयर फ्लो आ जाएगी जी। कोई बच्चा जल्दी जल्दी बता सकेगा कि ये फोर्स ड्यू टू एयर फ्लो कितनी निकल रही है। शाबाश, ज़रा जल्दी करें। बाकी लोग भी कैलकुलेटर लेके बैठे ना, एक तो इंटरेस्ट नहीं लेते, ये भी बड़ा इशू होता है, सोचते हैं कि ये तो हमारा सिलेबस ही नहीं है, क्या ज़रूरत है करने की। भाई आप भी कैलकुलेशंस करें तो तभी समझ आएगी ना, घर में आराम से रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं। जल्दी से बताएं। हेलो मैम, इसका आंसर 0.17 आ रहा है। 0.15 ओवर cos 30 का 0.17, उसको फिर बेटा इधर पुट करें, उसको साइन 30 से मल्टीप्लाई करें। मैम 0.087। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं जी। 0.087 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जी टू सॉलिड सिलेंडर्स, टू सॉलिड सिलेंडर, जी जी बेटा जी। मैम उसकी समझ नहीं है, 0.087 तो नहीं आ रहा था। 0.15 को cos 30 से डिवाइड किया आपने, 0.17 आया है, उसको फिर साइन 30 से मल्टीप्लाई करें ना। ये देखें t की वैल्यू मैंने निकाली है, इधर पुट करनी है। ओके ओके। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 14। कहता है कि टू सॉलिड सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स x एंड y आर हेल्ड फुली सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड एज शोन। ये जी एक लिक्विड की सरफेस है, उस पर दो ऑब्जेक्ट्स ऐसे रखे हुए हैं। ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ y इज़ ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ x। कह रहा है कि डेंसिटी y की जो है वो x की डेंसिटी से 2 टाइम्स है, और वॉल्यूम जो है y का वो इक्वल है x के। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, बोथ ऑब्जेक्ट्स आर स्टेशनरी। तो कौन सी करेक्ट है बात इनमें से। ओके पहले तो मैं एक चीज़ देख लूँ ज़रा कि डेंसिटी का फार्मूला मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ये आ जाता है मास ऑफ y डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज़ मास ओवर वॉल्यूम होता है, तो ओवर वॉल्यूम ऑफ y इक्वल टू यहाँ पे 2 टाइम्स द
mass of x divided by volume of x। ठीक है जी। अभी उन्होंने कहा हुआ था हमें कि x और y का जो वॉल्यूम है वो दोनों का सेम है, तो अगर इन दोनों का वॉल्यूम सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं जी। हाँ, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस हिसाब से mass of y इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स द mass of x है। तो अगर y का mass x से 2 टाइम्स है तो इसका मतलब है कि वेट y का जो होगा वो x के वेट से 2 टाइम्स होगा, है ना। अगर mass उसका डबल है x से तो वेट भी ज़रूर डबल होगा। अच्छा, अब एक और बात है कि इसमें इसने कहा है कि फोर्स ड्यू टू लिक्विड एक्टिंग ऑन द टॉप सरफेस ऑफ एक्स। अब मैं ABCD पढ़ने लगी हूँ। फोर्स ड्यू टू लिक्विड एक्टिंग ऑन द टॉप सरफेस ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन दैट एक्टिंग ऑन द टॉप सरफेस ऑफ वाई। ओके, पहली तो बात है कि फोर्स जो यहाँ पे लग रही है, जो लिक्विड लगा रहा है, फोर्स ड्यू टू लिक्विड का क्या हिसाब किताब है जी। फोर्स होती है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया होता है। यहाँ से आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। और ओके, और प्रेशर को अगर मैं रो जी एच से रिप्लेस कर दूँ, रो जी एच इंटू एरिया, तो आप एक चीज़ बड़ी क्लियरली देख सकते हैं कि एच इंटू एरिया जो है उसमें ये है कि एच ये वाला बन रहा है, सरफेस से जो उसकी हाइट बन रही है वो वाला। तो ये दोनों का एरिया भी डिफरेंट है और हाइट भी डिफरेंट है। तो अगर दोनों का एरिया और हाइट डिफरेंट है तो फोर्स ड्यू टू लिक्विड एक्टिंग ऑन द टॉप सरफेस ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन दैट एक्टिंग ऑन द टॉप सरफेस। अच्छा, एक मिनट, ये आर हेल्पफुली शोन ऑब्जेक्ट्स हैव सेम वॉल्यूम डेंसिटी इज़ ट्वाइस बोथ ऑब्जेक्ट्स आर स्टेशनरी। लेकिन ऐसे लग रहा है कि एक नीचे है थोड़ा सा और एक ऊपर है हाइट की वजह से। तो ये हाइट जो है ये वाली हाइट है और एरिया जो है एक का बड़ा और एक का छोटा लग रहा है भाई मुझे। तो मैं इसके बारे में तो मुझे लग रहा है कि मुझे डाउट है कि ये इनकरेक्ट है। अच्छा, उसने कहा है कि x का ग्रेटर है, x की हाइट का मैं, लेकिन अच्छा सच एक बात और है, सच बिल्कुल जी क्लियर हो गया, बड़ी इजी हो गया, समझ आ गई क्या है सिस्टम कि h की हाइट भी कम है, x वाले की हाइट भी कम है और एरिया भी छोटा है, दोनों चीज़ें कम है। तो फोर्स जो है जो x पे लग रही होगी, फोर्स ऑफ x जो है वो वेरी लेस होगी एज़ कम्पेयर टू फोर्स ऑफ y। समझ आ गई जी। फोर्स ऑफ x क्यों लेस है? क्योंकि हाइट भी कम है उसकी, क्योंकि फार्मूला ये वाला यूज़ कर रहे हैं ना आप, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया और प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। और h जो है वो क्या है जी, लिक्विड से उसका यानी हाइट है, और ये एरिया सरफेस एरिया, जिस सरफेस एरिया पे आपका प्रेशर लिक्विड की वजह से पड़ रहा है। तो ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है कि लिक्विड फोर्स ड्यू टू लिक्विड एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर, ये तो उल्टा होगा। बी पार्ट ज़रा चेक करें, कहते हैं प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू लिक्विड बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम सरफेस ऑफ एक्स इज सेम एज। पहली तो बात है ये प्रेशर डिफरेंस जो होता है, ये मुझे बताएं कि ये प्रेशर डिफरेंस आपको याद आ रहा है कि ये जो आपकी एक वो जो अप थ्रस्ट फोर्स होती थी, अप थ्रस्ट फोर्स किसके इक्वल थी? बेसिकली प्रेशर डिफरेंस इनटू किसके इक्वल थी जी? अप थ्रस्ट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया के इक्वल थी। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो अप थ्रस्ट फोर्स लग रही होती है वो डिफरेंस इन प्रेशर एट द टॉप एंड बॉटम मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ये भला कैसे पता चला? आप लोगों को याद है कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि आपका जो अप थ्रस्ट फोर्स है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो अप थ्रस्ट फोर्स है वो कैसे निकालते हैं आप? किसी लिक्विड के अंदर अगर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसके बेसिकली मसला ये होगा कि उसके टॉप सरफेस के ऊपर कोई और फोर्स लग रही होगी, यानी फोर्स एट द टॉप, और उसके बॉटम पे फोर्स डिफरेंट लग रही होगी, ठीक है, बॉटम पे फोर्स कुछ और होगी।
तो हमारी जो अप थ्रस्ट फोर्स है दैट इज़ बेसिकली डिफरेंस इन बॉटम पे जो फोर्स माइनस डिफरेंस इन टॉप, यानी फोर्स एट द बॉटम माइनस फोर्स एट द टॉप का वो होगा डिफरेंस। और ये अगर लिक्विड की सरफेस है, ये आपका लिक्विड है जी। और साइडों वाली फोर्स तो आपको याद है, मैंने बताया था कि कैंसिल आउट हो जाती है क्योंकि सेम हाइट पर है, लेकिन टॉप चूँकि लेस हाइट पे है, बॉटम ज़्यादा हाइट पे है, तो बॉटम पे फोर्स ज़्यादा होती है। इस लिहाज से आपको मैंने याद है कि ओपन करवाया था कि फोर्स होती है प्रेशर इनटू एरिया, यानी प्रेशर एट बॉटम टाइम्स एरिया माइनस प्रेशर एट टॉप टाइम्स एरिया। और ये एक ऑब्जेक्ट का एरिया अगर मैं क्यूब ले रही हूँ तो ऊपर वाला नीचे वाला एरिया सेम होगा, तो प्रेशर एट बॉटम माइनस प्रेशर एट टॉप इनटू एरिया आ गया, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। और ये ही है वो डिफरेंस इन प्रेशर है एट टॉप एंड बॉटम। तो इस लिहाज से आपको पता चल गया कि जो अप थ्रस्ट है वो ये वाला सीन है। अब मुझे ये बताएं कि वो जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ऐसे और एक ऑब्जेक्ट यूं पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाई था ये एक्स था। तो हमें एक और चीज़ भी याद है कि अप थ्रस्ट जो होती है वो रो जी वी भी होती है, कुछ याद है, जिसमें ये रो जो है वो लिक्विड का होता है और वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का होता है। इस लिहाज से आप देखें कि अप थ्रस्ट एट वाई एंड अप थ्रस्ट एट एक्स विल बी सेम, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है। क्वेश्चन में ये बात कही हुई है, आप लोग मेरे साथ ही हैं ना। इसने क्वेश्चन में कहा है कि वॉल्यूम दोनों ऑब्जेक्ट का सेम था, तो अगर वॉल्यूम सेम है तो इस लिहाज से इनका अप थ्रस्ट भी सेम होगा। अब यहाँ पर आ जाएं कि अगर अप थ्रस्ट दोनों का सेम है, अब मैं फार्मूला लिखती हूँ यू एक्स, ठीक है, यानी अप थ्रस्ट फॉर एक्स इज इक्वल टू डिफरेंस इन प्रेशर, ठीक है, एक मिनट किधर गया, ये प्रेशर का डिफरेंस आ गया, प्रेशर एट बॉटम माइनस प्रेशर एट टॉप इनटू एरिया ऑफ एक्स, ये आ गया अप थ्रस्ट वाई का इज इक्वल टू प्रेशर एट बॉटम माइनस प्रेशर एट टॉप, ये एक्स के लिए ये वाई के लिए, और ये एरिया आ गया जी वाई का। अब इन्होंने क्या सवाल में ये पार्ट क्या इन्होंने कहा है जी, ये कह रहे हैं कि द प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू लिक्विड सरफेस एट, ये पूछ रहे हैं। तो मैं प्रेशर डिफरेंस को ज़रा सब्जेक्ट बना लेती हूँ। प्रेशर डिफरेंस यानी पी बी माइनस पी टी फॉर एक्स इज इक्वल टू अप थ्रस्ट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ एक्स, और इसी तरह ये आ जाएगा जी प्रेशर डिफरेंस फॉर वाई इज इक्वल टू अप थ्रस्ट ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वाई। अब आप देख सकते हैं कि y का एरिया बड़ा है, y का चूँकि एरिया बड़ा है और अप थ्रस्ट दोनों की सेम है, तो जिसका एरिया बड़ा होगा उसका प्रेशर डिफरेंस जो है वो लेस होगा। तो हम देख सकते हैं कि प्रेशर डिफरेंस फॉर y इज़ लेस देन प्रेशर डिफरेंस फॉर x। आप सोच रहे होंगे कि पेपर में हम इतना लंबा कैसे सोचेंगे और ये सब कुछ कैसे करेंगे, कि तो मैं अभी आपको समझा रही हूँ ना, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इतनी डिटेल बता रही हूँ। तो ये वही वाले डिस्टिंक्शन वाले सवाल होते हैं, ज़रा डिफ़िकल्ट होते हैं। पूरे पेपर में एक या दो क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि अच्छा खासा दिमाग लगाना मांगता है। तो उसका तरीका यही होता है कि आप देखें कि सवाल आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, उसको छोड़ के आगे चलें, बाकी पूरा पेपर सॉल्व करें, और वो 4-5 सवाल जो डिफ़िकल्ट हैं उनको ज़्यादा टाइम दें फिर, ठीक है। एंड पे जब आपका टाइम बचे उनको स्टार लगा के एंड पे उनको करें। तो ये जी प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू लिक्विड बिटवीन एक्स इज सेम, ये भी गलत है, यानी ये दोनों ऑप्शंस आपके गलत हो गए। अप थ्रस्ट एक्टिंग ऑन एक्स इज़ द सेम एज अप थ्रस्ट एक्टिंग ऑन वाई, ये तो हमने अभी देखा है जी, अप थ्रस्ट बिल्कुल सेम है। अभी ये बात हो रही थी, इस फार्मूले से क्लियर हो गया था कि दोनों का अप थ्रस्ट जो है वो सेम होगा। तो सी पार्ट ही करेक्ट है। आगे कह रहे हैं वेट ऑफ एक्स इज़ द सेम एज वेट ऑफ वाई, जी अभी भी बात हुई थी कि वेट एक्स का और वाई का सेम नहीं होगा, ठीक है जी, ये हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। तो बेसिकली इसमें आखिरी दो के बारे में डिसाइड करना बहुत आसान था, लेकिन ए और बी जो थे ना उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट था और डिफ़िकल्ट था उसको अंडरस्टैंड करना। मुझे तो बड़ा मज़ा आया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, मुझे तो ये लगा। आप लोगों को भी चाहिए कि इसको अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर लें, क्योंकि इस सवाल को अगर आप कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपका अप थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट, प्रेशर डिफरेंस और ब्ला ब्ला जितनी भी ये चीज़ें हैं वो आपको समझ आ जाएंगी। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि इसकी डेरिवेशन आपको
हिफ्ज़ होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से। अप थ्रस्ट के कॉन्सेप्ट की डेरिवेशन आप दिन में 50 दफ़ा करें कम अज़ कम, ताकि आपको ये अच्छे से समझ भी आए और अप थ्रस्ट वाले टॉपिक पे कभी आपका सवाल गलत ना हो। वरना नॉर्मली 50% स्टूडेंट्स अप थ्रस्ट वाले टॉपिक पे बिल्कुल ही वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते होते, क्योंकि उनको डेरिवेशन की समझ नहीं होती, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो यही जी ट्रिक है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जी एक इलेक्ट्रिक कार है जो कि ट्रैवल कर रही है कांस्टेंट स्पीड से। मुझे ये याद आ गया कि हमने क्लास में क्वेश्चन किया था, इसमें मैंने गलती की थी। इलेक्ट्रिक कार ट्रैवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर फॉर 80 किलोमीटर ऑन अ स्ट्रेट रोड एंड यूजेस एनर्जी ई फ्रॉम इट्स बैटरी। 80 किलोमीटर चलती है गाड़ी, ई बैटरी एनर्जी ई यूज़ करती है और इसकी स्पीड इतनी है। टोटल रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द कार इज़ प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर, यानी रेजिस्टिव फोर्स जो है वो स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। एज्यूम दैट इलेक्ट्रिक मोटर इज़ 100% एफिशिएंट। ओके, अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रही है गाड़ी तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी गाड़ी ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड कर रही है, सारी की सारी जो फोर्स है वो रेजिस्टिव फोर्स के इक्वल है। ठीक है, अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रही है गाड़ी तो इसका मतलब ये है कि ड्राइविंग फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स इक्वल हैं। तो ये वैसे मैं आपको बताऊं, ये पेपर बहुत अच्छा है प्रैक्टिस के लिए। मैं तो आप लोगों को ये ग्रुप में सेंड कर दिया था, पता नहीं याद नहीं है, अगर नहीं सेंड किया तो मैं कर दूंगी। इस पेपर को आप लोग एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करें। इसमें सारे ही क्वेश्चन अच्छे अच्छे उन्होंने डाले हुए। तो पहले जो 10 क्वेश्चन हैं वो तो अब नहीं रिकॉर्ड हो सके हैं, और देखें फिर टाइम भी नहीं मिलता। वो जिन्होंने क्लास नहीं ली उनका तो नुकसान हो गया। अब वो ऐश करेंगे और कभी भी उनके जो है ना वो अप टू द मार्क ग्रेड नहीं आ सकेगा, क्योंकि गंदे बच्चे ऐसे ही करते हैं, लापरवाही से आराम से सोए रहते हैं और अपने आप को सब कुछ समझते हैं कि हम लोग घर में बैठे पता नहीं क्या तीर मार रहे हैं, आता जाता कुछ होता नहीं है फिर उन्हें। तो ये है जी, रेजिस्टिव फोर्स की बात हो रही थी कि अब उसकी प्रोपोर्शनैलिटी है स्पीड के स्क्वायर के साथ, और उसने कहा कि मोटर 100% एफिशिएंट है। मोटर एफिशिएंट का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक मोटर के एफिशिएंट होने का मतलब, आपको पता है इलेक्ट्रिक मोटर का क्या काम होता है? इलेक्ट्रिक मोटर क्या करेगी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके देगी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, यानी कि वो ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करेगी बेसिकली। और वो काइनेटिक एनर्जी तभी मिल सकती है ना गाड़ी को। तो यहाँ पे अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि एनर्जी इनपुट इज़ इक्वल टू एनर्जी आउटपुट, और कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये बात होगी। हाउ मच एनर्जी इज़ यूज्ड फ्रॉम द बैटरी व्हेन द कार ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 80 किलोमीटर ऑन अ स्ट्रेट रोड। कहता है कि अगर गाड़ी 60 की स्पीड से चलेगी तो फिर बताएं कि कितनी एनर्जी यूज़ करेगी। ओके, मुझे ये पता है कि इसमें अगर एनर्जी इनपुट और एनर्जी आउटपुट बराबर है तो मेरे पास एक और फार्मूला है पावर वाला भी, कि पावर इनपुट और पावर आउटपुट बराबर होंगे, और पावर का फार्मूला आ जाएगा फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर ड्राइविंग फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स इक्वल है तो यहाँ पे वैसे ड्राइविंग फोर्स आती है, लेकिन आप यहाँ पे रेजिस्टिव लगा सकते हैं इनटू वेलोसिटी। और फिर आपको एक बात और भी पता है कि यहाँ पे जी रेजिस्टिव फोर्स चूँकि वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी, ये जो इसने लिखा हुआ है रेजिस्टिव फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे यानी कि इसको रेजिस्टिव फोर्स को हम इज़ इक्वल टू के वी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा के वी स्क्वायर इंटू वी, और ये आ जाएगा के वी क्यूब, यानी आपकी जो पावर आउटपुट है वो वेलोसिटी के क्यूब के साथ प्रोपोर्शनल हो गई है। ठीक है जी। अब हम सोचते हैं कि यहाँ पे पावर का वो कर लेते हैं, उसको ओपन कर लेते हैं फार्मूला।
ठीक है, पावर होती है एनर्जी ओवर टाइम, तो एनर्जी आउटपुट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी का क्यूब, और वेलोसिटी हमें दी हुई है तो हम ये रेशो मेथड लगा लेंगे। हम कहेंगे कि 70 के क्यूब पे अगर आपकी एनर्जी ई है तो 60 के क्यूब पे आपकी एनर्जी कितनी होगी, दैट वुड बी ई डिवाइडेड बाय 70 क्यूब टाइम्स 60 क्यूब। ये ज़रा बताइएगा मुझे क्या आंसर बनता है यार। बताएंगे ज़रा कोई। सिक्सटी का क्यूब डिवाइडेड बाय 70 क्यूब करें तो ये आपकी वो एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, जो हमने फाइंड आउट करनी है। मैम 0.63। 0.6 हमने लगता है कि कोई गड़बड़ की है यहाँ पे, सेम उसी तरीके से जैसे पहले कुछ गड़बड़ हुई थी, मुझे याद है, लगता है फिर से वही मिस्टेक की है कुछ। इसमें एक इशू है, मेरा ख्याल है कि मैं पावर का फार्मूला नहीं लगाना चाहिए एनर्जी के लिए हमें। जी बेटा। मैम वेलोसिटी को डिस्टेंस ओवर टाइम से रिप्लेस करके देखें, डिस्टेंस भी गिवन है। हाँ जी, एक और बिल्कुल मेरे से गलती ये हुई है कि पावर के फार्मूले को जब आप ओपन करते हैं ना तो ये एनर्जी ओवर टाइम आता है, तो यहाँ पे v इज़ इक्वल टू डी बाई टी में वेलोसिटी और डिस्टेंस, सॉरी मैं अपनी गलती, आपको फिर से मैंने वही मिस्टेक की है आखिरकार कि v इज़ इक्वल टू डी बाई टी में चूँकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम जो है वो वेरी करेंगे। तो देखें इस इक्वेशन में, यानी मैं पावर को अगर ओपन करूँ एनर्जी ओवर टाइम लिखूँ तो एनर्जी और ये देखें, एक सेकेंड मुझे ज़रा रेस करने दें थोड़ा सा। मैंने क्या गलती की कि ये मैंने एनर्जी ओवर टाइम किया ना तो यहाँ पे टाइम भी वेरी कर रहा था असल में, यानी एनर्जी की वेरिएशन वेलोसिटी के साथ तो थी ही थी, टाइम के साथ भी थी, बिकॉज वेलोसिटी एंड टाइम बोथ आर वेरिएबल। डिस्टेंस कांस्टेंट था तो हमें ये पावर का फार्मूला नहीं यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि जब मैं पावर ओपन करूँ एनर्जी ओवर टाइम करूँ तो टाइम भी वेरिएबल है, वेलोसिटी भी वेरिएबल है, तो इस तरह तो ये वेरिएशन नहीं दिख सकती हमें करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा जी, ये वाली फिर जो है ना ये वाली प्रोपोर्शनैलिटी नहीं काम करेगी, हम करेंगे एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट जो पहले हम कर रहे थे। एनर्जी आ जाएगी फोर्स इनटू डिस्टेंस, और ये एनर्जी आउटपुट आ जाएगी रेजिस्टिव फोर्स इनटू डिस्टेंस, और इस हिसाब से रेजिस्टिव फोर्स को की प्रोपोर्शनैलिटी के वी स्क्वायर लगा दें, यानी के वी स्क्वायर इनटू डी। अब आपका काम सेट है, क्योंकि इसलिए सेट है काम क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो अब आपकी प्रोपोर्शनैलिटी एनर्जी की वेलोसिटी के साथ वैलिड है जी। अब आप अलाउड है, अब आप करें कि 70 का स्क्वायर के ऊपर अगर एनर्जी ई है तो 60 के स्क्वायर पे आपकी एनर्जी कितनी होगी, इट वुड बी ई ओवर 70 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 60 का स्क्वायर, तो ये एनर्जी निकल आएगी। बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने दोबारा से गलती की ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि यार यहाँ पे वेरिएशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कि जब आप वेरिएशन चेक कर रहे हो तो सारी चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एनर्जी और वेलोसिटी की वेरिएशन होनी चाहिए थी, बीच में अभी आपने देखा कि डिस्टेंस जो था दोनों केसेस में 80 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया था, तो डी वॉज कांस्टेंट वाइल वी एंड टी वर वेरिएबल, तो वो मैं अलाउड नहीं था कि मैं इस तरह से उसको डील करती जैसे मैंने किया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 16 में वो क्या कह रहे हैं कि अ बोट मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी v थ्रू स्टिल वाटर, कांस्टेंट ड्रैग फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ द पावर बाय द बोट, ब्ला ब्ला, फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। लेकिन एक बात है कि एक और मसला है, पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो ये यहाँ पे इसने ड्रैग फोर्स का वो पूछा हुआ है, तो फोर्स जो है वो फिर आपको पता है ना के वी होती है, यानी प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के साथ, ठीक है, वेलोसिटी के साथ प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिव फोर्स, तो ये आ जाएगा पावर इज इक्वल टू पावर आ जाएगी
अच्छा सच, ये तो मैं गलत कर रही हूँ फिर। मुझे वो तो मैंने ओपन किया ना, तो तब होगा वो, तो फिर पावर इज इक्वल टू के वी स्क्वायर हो जाएगी। लेकिन मुझे तो मतलब ये रिलेशन नहीं, फोर्स इनटू वेलोसिटी के फॉर्म में चाहिए, तो ये तो बी पार्ट ही होगा। ठीक है जी, यानी फोर्स इनटू वेलोसिटी, सीधा ड्रैग फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आप उसके साथ। ये जी बी पार्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाएं। कहता है द डायग्राम शोज 4 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सर्कुलर डिस्क, ईच फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। 2 of these forces act vertically and the other 2 act horizontally. All 4 forces act in the same plane as the disk. No other force act on the disk. The disk has diameter d. Which statement is correct? Disk is in equilibrium because the resultant force is 0. एक मसला है बेटा, ये डिस्क इक्विलिब्रियम में नहीं होगी क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती हैं 2। एक तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होनी चाहिए और एक रिजल्टेंट टॉर्क 0 होना चाहिए। ठीक है जी, रिजल्टेंट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे रिजल्टेंट टॉर्क 0 नहीं हो रहा क्योंकि देखें ना, अगर मैं इसको पिवट कंसिडर कर लूँ तो तमाम फोर्सेस इस पिवट के अबाउट एक ही डायरेक्शन में टर्निंग इफेक्ट बना रहे हैं। या अगर मैं टॉर्क ऑफ अ कपल कंसिडर करूं तो यहाँ पे 2 कपल्स एक्ट कर रहे हैं, एक इन दोनों का कपल है, ठीक है, और एक ये कपल ऑफ फोर्स है, ठीक है, टॉर्क ऑफ अ कपल है। और अदरवाइज आप सिंगल के हिसाब से भी देख सकते हैं और कपल की फॉर्म में भी उसको चेक कर सकते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है, डिस्क ये जी गलत है। पहली तो बात है डिस्क इक्विलिब्रियम में नहीं है। डिस्क इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम बिकॉज द रिजल्टेंट फोर्स इज़ 4F। जी डिस्क इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि रिजल्टेंट टॉर्क जो है वो 2FD बन रहा है। यस, ठीक है, तो इसने जो सी पार्ट में कहा है वो भी गलत है क्योंकि रिजल्टेंट टॉर्क एक्ट कर रहा है और ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो ये 2FD कैसे होगा जी? एक कपल बनेगा F इंटू डी और दूसरा भी कपल बनेगा F इंटू डी, तो ये टोटल 2FD, इस पे टोटल टॉर्क लगेगा। 2 कपल हैं, ठीक है जी, टोटल रिजल्टेंट टॉर्क। अच्छा, अदरवाइज आप सिंगल फोर्स के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये F इंटू डी बाई 2 बनेगा, तो टोटल 4 फोर्सेस हैं, तो ये 4 टाइम्स द F इंटू डी बाई 2, तो ये तब भी 2FD ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जी, क्वेश्चन नंबर 18 है जी। कह रहा है कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड इनटू द एयर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एंड फॉलोज द पाथ शोन इन द डायग्राम। पॉइंट्स Q, R, S and T, द बॉल हैज़ काइनेटिक एनर्जीज। इन पॉइंट्स पे जी एनर्जी इसने दी हुई है। हाइट अबव द ग्राउंड ऑफ दीज 4 पॉइंट्स आर शोन। एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। कह रहा है कि विच डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जीज इज़ द स्मॉलेस्ट। ओके, इनमें से कौन सा डिफरेंस जो है वो स्मॉलेस्ट है? ओके, पहली तो बात है कि बॉल आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं एयर में फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एंड फॉलोज द पाथ शोन इन द डायग्राम, यानी प्रोजेक्टाइल पाथ बना के वो जा रहा है। तो अगर प्रोजेक्टाइल पाथ बना रहा है तो उसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा, ठीक है जी। और इसमें ये भी बात है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर कांस्टेंट है तो वर्टिकल जो है वो इस जगह पे लेस होगा, ठीक है। अगर वर्टिकल कंपोनेंट इधर लेस है और फिर इधर आके आप देख सकते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो सबसे ज़्यादा वर्टिकल कंपोनेंट इधर है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट कांस्टेंट रह रहा है। अच्छा सवाल है जी ये भी। और यू कैन सी दैट कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो मैक्सिमम इस पॉइंट पर है। इस हिसाब से आप देखेंगे कि आपको पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का वो होती है, वेक्टर सम होती है, ठीक है, और आप उसका मैग्नीट्यूड इस मेथड से निकालते होते हैं। इस लिहाज से आप देखें कि वेलोसिटी एट t इज़ मैक्सिमम। ये तो बात मैंने निकाल ली, समझ ली मैंने। और कह रहा है कि डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा कम किधर है?
ओके, मैम एस और क्यू में होगा डिफरेंस कम। एस और क्यू में, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसकी वजह आप बता सकती हैं एस और क्यू में डिफरेंस कम क्यों है? मैम क्योंकि देखें एक का डिस्टेंस 1.5 है और एक का डिस्टेंस 1.6 है, और जब सेम डिस्प्लेसमेंट होती है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो ये नियरेस्ट वेलोसिटीज है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लोएस्ट वैल्यू आएगी। यस, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि अगर वर्टिकल में देखें ना, यानी कि बेसिकली चेंज इन जीपीई इज इक्वल टू बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे ही नहीं है? तो अगर यानी कि दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बारे में ही तो हम बात कर रहे हैं, यानी डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी। तो जिसका चेंज इन जीपीई लीस्ट होगा उसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी लीस्ट होगा, ठीक है जी। वो भी लीस्ट तभी निकलेगा जब जीपीई का चेंज, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में ये जो वेलोसिटी यूज़ होने वाली है वो दोनों का सम है। कौन सा भला? दोनों एक्स और वाई का सम, ठीक है। तो हम बजाय ये कि ये इतना, ये जो मैं सोच रही थी दैट इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स, इसको रहने देते हैं और सिंपल चीज़ के साथ जाएं इस क्वेश्चन में। और वो सिंपल चीज़ ये है कि आप सिंपल ये समझें कि चेंज इन जीपीई इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जिसके, और आपको पता है चेंज इन जीपीई किस पे होता है? mgh। mg तो ज़ाहिर कांस्टेंट है, तो हाइट में चेंज जिसका सबसे कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी का चेंज सबसे कम होगा, और जिसका हाइट का चेंज ज़्यादा होगा वहीं पर ही काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी ज़्यादा होगा, ठीक है जी। तो ये मेरा ख्याल है कि बेस्ट आंसर था। इसको अरेज कर देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 19। हम लास्ट क्वेश्चन ये कर रहे हैं, इसके बाद इंशाल्लाह जो 10-11 सवाल रह जाएंगे वो कल के क्लास में कर लेंगे, ठीक है जी। कहता है द बैटरी ऑफ अ स्मॉल टैबलेट कंप्यूटर इज़ इनिशियली अनचार्ज। पहले जी उसकी बैटरी अनचार्ज थी। इट इज़ कनेक्टेड टू अ कांस्टेंट 10 वाट पावर सप्लाई फॉर 2 आवर्स टू चार्ज द बैटरी। कहता है कि 10 वाट की पावर सप्लाई लगाई 2 घंटे के लिए बैटरी को चार्ज करने के लिए। एफिशिएंसी ऑफ द चार्जिंग प्रोसेस इज 80%। व्हाट इज़ द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी? हमारा फार्मूला होता है एफिशिएंसी का पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट इनटू 100, ठीक है जी। और अब इसमें यूँ सीन है कि एफिशिएंसी आपकी 80% है और आउटपुट, अच्छा अब इसमें इनपुट पावर क्या है? जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो याद रखें कि इनपुट आप देंगे इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट होगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में जी? बल्कि मैं गलत कह रही हूँ, सॉरी। इसमें केमिकल, आप चार्जिंग कर रहे हैं ना, तो एनर्जी स्टोर होगी, यानी कि ये एनर्जी वो है जो आप दे रहे हैं उसको, बैटरी को। और वो जो, यानी इक्वेशन ये होती है ना कि आप जितनी एनर्जी देते हैं उसमें से कुछ यूज़ होती है और कुछ हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है, ऐसे ही होता है। तो अगर आप देखें तो ये वाली स्टोर्ड होगी, ये वाली जो आउटपुट है वो स्टोर्ड है, ये आपने वो प्रोवाइड की थी उसको, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम लोग वर्किंग बेसिकली कौन सी एनर्जी के बारे में, यानी टोटल एनर्जी स्टोर्ड अगर वो बात कर रहा है तो वो इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है जी। और ये वाली जो है ये इनपुट पावर सप्लाई है, ये वाली इनपुट है। तो आपने ये करना है, आप ऐसा एक काम और कर लें कि इसको ज़रा कन्वर्ट कर लें एनर्जी वाले उस पर ना, तो वो आसानी हो जाएगी। एनर्जी आउटपुट ओवर एनर्जी इनपुट में कन्वर्ट कर लें। यहाँ से आप एनर्जी इनपुट निकाल लें। एनर्जी पावर इनपुट इज़ इक्वल टू एनर्जी इनपुट ओवर टाइम। इनपुट पावर 10 वाट है, एनर्जी इनपुट मुझे नहीं पता, टाइम 2 घंटे है तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। यहाँ से ज़रा एनर्जी इनपुट ज़रा जल्दी से बताएंगे मुझे, दूसरे बच्चे भी रेडी हो गए। ये एनर्जी इनपुट की वैल्यू बताइएगा जी, 3600 इंटू 2 इंटू 10 करके। जी जल्दी जल्दी प्लीज़। मैम 72,000। 72,000। और यार अब आपने इसको क्या करना है कि अब इसको ये देखें 100 उधर लेके जाएंगे। यस,
अब आप इसको सॉल्व करें और ज़रा देखें क्या आंसर आता है। मैम सी आ रहा है। चलें जी, ठीक है। कल इंशाल्लाह इधर से ही शुरू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है जी, और फिर मुलाकात करेंगे।